दिल्ली की जहरीली हवा और काम के बढ़ते तनाव से परेशान होकर रश्मिका आज अपने मरे हुए नाना नानी के पुराने घर आ पहुंची थी। यहाँ वो सुकून के साथ अपना काम कर रही है। रश्मिका को ड्राइंग का बहुत शौक है। वो हमेशा से एक अच्छी चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी उसे समझा नहीं। अब वो सब कुछ छोड़कर अपनी कला को निखारने यहाँ आई है। यहाँ कितनी शांति है, न कोई ट्रैफिक, न शोर शराबा और न ही वो जहरीली हवा। बस मैं और मेरी ये खूबसूरत चित्रकला। काश मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाती। काश मैं एक बहुत बड़ी चित्रकार होती, बिल्कुल पाब्लो पिकासो की तरह। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन जरूर बनूंगी। और उस दिन ये अपने आप कैसे गिर गया? शायद पोर्ट्रेट बहुत पुराना था, इसी वजह से। रश्मिका आगे बढ़ती है। वो पोर्ट्रेट देखने में बहुत ही सराहनीय है। रश्मिका उस पोर्ट्रेट को उठाती है और वापस दीवार पर लगा देती है। फिर जब वो वापस पलटकर अपने पोर्ट्रेट के पास जाती है, तो उस पर बनी तस्वीर को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। अरे ये किसने किया? मैं तो घर में अकेली हूँ। ऐसी तस्वीर अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? नहीं, शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन ये तो सचमुच की ड्राइंग है। मैं क्या करूं? मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाली। रश्मिका को अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि घर में कोई तो है। वो वहां से तुरंत भागती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो सीधे मेन गेट के बाहर पहुंच जाती है। रात हो चुकी थी। जंगल में भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। वो तेजी से कार की ओर बढ़ती ही है कि तभी कार के अंदर से अपने आप धुआं निकलने लगता है। लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं और तभी उस घने धुएं के बीच उसे एक काला साया दिखाई देता है। वो दिखने में एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था। बाल मुंह की ओर गिरे हुए, सफेद चमकती आंखें, लंबे मुड़े हुए हाथ और उल्टे पैर। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की तेज बदबू आ रही थी। तभी वो अचानक रश्मिका की ओर दौड़ा। वो कहाँ चला गया? रश्मिका डर के मारे कांपने लगती है। ठंडी सर्द हवा उसके शरीर को झकझोर देती है। ना चाहते हुए भी वो वापस घर के अंदर चली जाती है। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूम रहे थे कि वो पेंटिंग वहां कहां से आई थी और उस कार के पास खड़ा वो आदमी कौन था। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। तभी उसकी नजर सामने पड़े टेलीफोन पर पड़ी। उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया और पुलिस को सब कुछ बताने लगी। सर, मुझे लगता है यहाँ कोई तो है। आप प्लीज जल्दी आइए। घबराओ मत, मैं तो कब से तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। तभी रश्मिका को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसके कंधों पर सांस ले रहा है। रश्मिका की हालत खराब हो जाती है। वो घबरा कर पीछे पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रश्मिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद वो पागल हो रही है। रश्मिका कांपते हुए होठों के साथ पूरी हिम्मत जुटाकर जोर से बोलती है, अगर यहाँ कोई है तो प्लीज सामने आओ। मुझे सताना बंद करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी अंधेरे में एक भारी दर्द से भरी आवाज गूंजती है।
और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे डंडों से पीट पीट कर मार डाला। रश्मिका की रूह कांप जाती है। दरअसल आज से पूरे 25 साल पहले की बात है, जब रश्मिका के नाना नानी इसी घर में रहा करते थे। उनके साथ एक नौकर भी रहता था, राजीव, जो दिन रात उनकी सेवा करता था और घर का हर काम ईमानदारी से निभाता था। नाना नानी पूरे जिले में इज्जतदार माने जाते थे, लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अंदर से वो दोनों बेहद कंजूस और लालची थे। एक सुबह जब शालिनी जी रसोई में खाना बना रही थीं और रश्मिका के नाना बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे, तभी राजीव हिम्मत जुटाकर उनके पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा कि कई महीनों से उसकी तनख्वाह रोकी गई है। अगर आज उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो मजबूर होकर पुलिस में शिकायत करने चला जाएगा। दरअसल महीनों से रश्मिका के नाना उसे आज पैसे नहीं हैं कहकर टालते आ रहे थे। आज राजीव का सब्र टूट चुका था। गुस्से में वो पुलिस के पास जाने के लिए मुड़ता है। पीछे से रश्मिका के नाना उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन राजीव नहीं रुकता। तभी उनकी आंखों में भयानक गुस्सा उतर आता है। मन में एक ही सवाल गूंजता है, इस नौकर की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। गुस्से से तिलमिलाते हुए रश्मिका के नाना पास में पड़ा मोटा डंडा उठाते हैं और फिर पूरी ताकत से वो डंडा राजीव के सर पर दे मारते हैं। राजीव वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है, लेकिन रश्मिका के नाना रुकते नहीं। एक के बाद एक डंडे बरसते चले जाते हैं। राजीव तड़पता है, रोता है, चीख चीख कर रहम की भीख मांगता है, लेकिन उस पल मानो रश्मिका के नाना पर कोई भूत सवार हो चुका था। उनके हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर में चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। राजीव की सांसें धीरे धीरे थम जाती हैं और उसी सन्नाटे के बीच राजीव अपनी आखिरी सांस ले चुका था। घबराए हुए रश्मिका के नाना नानी उसकी लाश उठाते हैं और अंधेरी खाई में फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद जब लाश मिलती है तो पुलिस जांच के लिए उनके घर आती है। रश्मिका के नाना चुपचाप पुलिस के हाथ में पैसे थमा देते हैं और इशारा करते हैं। पुलिस भी फाइल बंद कर देती है, ये कहकर कि राजीव नशे में गिरकर मर गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजीव की आत्मा उन्हें हर जगह दिखाई देने लगती है। और फिर एक दिन रश्मिका के नाना नानी दोनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है, गले में रस्सी और शरीर पर डंडों के निशान। रश्मिका रोते हुए चिल्लाती है, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं। भले ही हम कभी मिले न हों, लेकिन तेरे अंदर जो खून बह रहा है वो उसी बूढ़े और उसी बुढ़िया का है। और जब तक मैं उनका पूरा खानदान खत्म नहीं कर देता, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी राजीव धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाता है, मानो उसने रश्मिका का गला थाम लिया हो। अगले ही पल रश्मिका का शरीर हवा में झूलने लगता है, उसके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, वो तड़पने लगती है। अचानक उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते उन आंखों से खून बहने लगता है। उसका मुंह खुला रह जाता है, सांसें टूटने लगती हैं और फिर एक भयानक झटके के साथ उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है।